महिलाओं की समस्याएं एवं उनके रक्षोपाय। वुमेन्स प्रॉब्लम्स एंड their रेमेडीज। तो इंडियन सोसाइटी में देखेंगे जो महिलाओं की समस्याएं हैं उनके बारे में बात करेंगे आज, और उनके रक्षोपाय। तो आज एक पूरी क्लास जो है हम सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की समस्याओं को जानेंगे। आखिर भारतीय समाज में महिलाओं की समस्याओं कौन कौन सी हैं, इन सब समस्याओं के बारे में जानेंगे। पूरी क्लास ही इसी पे रहेगी, और फिर जो अगली क्लास रहेगी वो उनके रक्षोपाय देयर रेमेडीज के बारे में हम खुल करके डिस्कस करेंगे कि आखिर सरकार ने या हमारे संविधान ने महिला के पर होने वाले अत्याचारों के संबंध में कौन कौन से कानून विधि बनाई है, उन सब पे कल बात करेंगे, अगली क्लास में बात करेंगे। फिलहाल ये पहली क्लास जो रहेगी हमारी आज की, वो महिलाओं की समस्याओं को समझने में रहेगी। ठीक है, इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि स्वतंत्र भारत में अगर महिलाओं की स्थिति की तुलना की अगर बात करें तो इतिहास से लेकर के अब तक महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। जब से संविधान की अगर बात करें तो तब से और महिलाओं की स्थिति में तुलनात्मक रूप से सुधार आया है। जैसे अगर बात करें बाल विवाह की बात करें तो क्या बाल विवाह अब होता है? बाल विवाह जैसी समस्याएं अब तो कम से कम देखने को ना के बराबर ही है। क्या सती प्रथा है? सती प्रथा भी नहीं है। आप पर्दा प्रथा की अगर बात करें तो पर्दा प्रथा भी ज्यादातर समाप्त ही हो गई है। जो नई नई दुल्हनें आती हैं तो वो भी क्या है, अब ये पर्दा प्रथा वाली जो परंपरा है खुद भी अब तो ऐसे परिवार हो गए हैं, चाहे वो ससुराल पक्ष हो, ऐसे लोग हो गए हैं कि कहते कि नहीं, कि पर्दा प्रथा से ये नहीं है कि आप मान सम्मान नहीं करती हैं। मान सम्मान तो हृदय में होना चाहिए, ये नहीं कि आप घूंघट डाले हैं और अंदर ही अंदर जो है गालियां बक रही हैं। तो आज के समय में अगर आप देखें तो पर्दा प्रथा जैसी कृतियों भी बहुत ना के बराबर हो गई। जो कम से कम पढ़ा लिखा समाज है, जो पढ़े लिखे परिवार हैं, उनमें तो समाप्त ही हो गई। अब एक समस्या आती है, जैसे विधवा पुनर्विवाह का विरोध होता रहा, तो क्या अब ऐसा है? बाय द वे, अगर आज के समय में कोई नवविवाहित महिला है और उसकी पति की हत्या हो जाती है, हत्या मतलब मृत्यु हो जाती है, और उसकी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए हैं, तो क्या आज के समय में ऐसा है कि पूरी जिंदगी सफेद वस्त्र धारण करके ही अपनी काटे? ऐसा तो नहीं है। बल्कि समाज जागरूक हो गया कि ठीक है, जो होना था शायद ऐसा इसके खाते में लिखा था, ऐसा होना था, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब फिर से नई शुरुआत कर सकती हैं, और ये बेहतर सोच भी है। तो समस्या ऐसे सती प्रथा रही, बाल विवाह रही, विधवा पुनर्विवाह का विरोध, ये सारी और भी ऐसी समस्याएं, ये लगभग जो इतिहास से लेकर के आजादी से पहले तक की थी, ये तो लगभग स्वतंत्र भारत के समय में समाप्त ही हो गई। चलो ये तो समाप्त हो गई है, पर देखना ये है फिर स्वतंत्र भारत में जो महिलाओं की समस्याएं हैं उन्होंने नया रूप ले लिया, नई नई समस्याओं से जूझ रही हैं। जैसे अगर बात करें तो अब वर्तमान समय की अगर बात करें या स्वतंत्र भारत की बात करें, आधुनिकीकरण की बात करें, तो ऐसे समय में जब महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाने की स्थिति में रहती हैं या एक रेस में लगी हैं, तो ऐसे समय में अगर महिलाएं घर से बाहर निकलती, पहली बात तो घर में ही उनके साथ ऐसे शोषण हो जाते हैं जिनको महिलाएं कहीं बता भी नहीं पाती हैं। घर में ही उनके साथ ज्यादातर मामले ऐसे होते हैं कि घर में ही महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न जैसे घृणित घटनाएं हो जाती हैं जिनको वो बता भी नहीं पाती हैं। उसके बाद अगर महिलाएं
बाहर निकलती हैं, पढ़ाई लिखाई करती हैं, तो वो बीच रास्ते में सफर में छेड़खानी का शिकार होती हैं। इतना ही नहीं, एसिड अटैक का शिकार होती हैं। स्कूल में जाती हैं तो छात्रा के रूप में हो चाहे शिक्षिका के रूप में हो, वो छेड़खानी का शिकार हो जाती हैं। इतना ही नहीं, उसके बाद भी इन परिस्थितियों से जूझते हुए अगर महिला कहीं नौकरी कर रही होती है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की बात हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की बात हो, तो वहां पर भी जहां पर महिलाएं कार्य कर रही हो, वर्क प्लेस जो इनका कार्यस्थल जो है, वहां पर भी उन महिलाओं को यौन उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। तो भले ही चाहे ग्लोबलाइजेशन हो या सामाजिकरण हो या नई अवधारणा हो या नया जमाना आधुनिक काल हो, ऐसे में नई नई समस्याएं, नई नई चुनौतियां वो महिलाओं के सामने आई हैं, जो फेस किया है महिलाओं ने उन समस्याओं को। तो अगर आप ये कहें, क्या वर्तमान समय में बलात्कार आप देख रहे होंगे, इसको चाहे स्वतंत्र भारत के संविधान हो, ये भी नहीं रोक पाया। हाँ, इसके कुछ उपाय कर पाए हैं, मगर बलात्कार जैसे जो घटनाएं हैं, ये तो अपने हिंदुस्तान और बेहतर उदाहरण रहा भी है। वो दिल्ली की घटना जो रही है, अपहरण नहीं होता, अपहरण जैसी समस्या है, ये नई चुनौतियों। महिला को घर से भगा ले जाना, ये भी एक अपराध है, ये भी एक अपराध है। दहेज हत्या, ये भी एक अपराध है। दहेज हत्या जैसी समस्याएं। उत्पीड़न की अगर बात करें तो शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न, जो कि महिलाओं को झेलना पड़ता है, महिलाओं को छेड़खानी का शिकार होना पड़ता है। तो ये सारी समस्याएं जो है, ये जैसे जैसे समय बदला गया, तो समय के बदलते अनुसार, इसके रूप के अनुसार नई नई समस्याएं महिलाओं के सामने आई हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं ने इन समस्याओं के संदर्भ में नए नए अपराध का सामना भी किया है। वो नए नए अपराध, मतलब यहाँ तक कि एक जो बालिका है, मतलब पैदा होने से पहले से ही उसके साथ अपराध होना शुरू हो जाता है, और कुछ लोगों को पता भी नहीं कि ऐसा भी होता है, और जिनको पता है वो जानबूझ करके भी इस चीज को जानते हैं कि हाँ ये होता है, मगर फिर भी वो अपराध करते हैं। इस तरह की मानसिकता वाले लोग भी हैं। जैसे अगर कन्या भ्रूण हत्या की बात करें, तब महिला को क्या पता, उसको जो एक भ्रूण है, फेटस, उसको क्या पता कि मतलब मेरी आगे क्या लाइफ होगी। वो तो अभी इस जगत में आया ही नहीं। एबॉर्शन करवा देना, हत्या करवा देना, तो नए नए जमाने के साथ साथ नई नई समस्या है। बाल विवाह जैसी समस्या, घरेलू जो हिंसा है, ये एक बड़ा मुद्दा है। घर में महिलाओं को तुम कितना ही पीट लो, बाहर बोलेगी नहीं। ये एक मानसिकता बना करके महिलाओं पर इतने अत्याचार किए जाते हैं, फिर महिला को लगता है कि शायद हमारी लाइफ ही ऐसी है। दुर्व्यवहार होता है, मिसबिहेव किया जाता है महिलाओं के साथ। मतलब आप एक अगर परिवार में हैं, तो अगर पुरुष है, अगर पिताजी हैं, तो पिताजी को बड़े सम्मान से आप बात करेंगे। माताजी को आप तूतड़ांग बोल भी सकते हैं, बाप को बोलकर देखो तूतड़ांग, ये तुम रहोगे नहीं घर पे। तो नए नए, आखिर उस महिला को जो आपके घर में, उसको भी तो सम्मान चाहिए, वो भी तो सम्मान की भूखी है। भले ही जमाना बदल गया, मगर जो नई नई समस्याएं आई हैं, उन अपराधों का सामना महिलाओं को करना पड़ता है। ट्रैफिकिंग की बात करें तो महिलाओं को खरीद फरोख्त, उनकी खरीदना बेचना, ये सारे वैश्यवृत्ति से गुजरना पड़ता है। ये भी तो अपराध हैं जो महिला अपने जीवन में हर पल झेलती हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर वैवाहिक संबंध अगर किसी महिला के पाए गए, तो आज का समाज ऐसा है कि उस महिला को सार्वजनिक तौर पर निवस्त्र करके और उसका सिर मुंडन करके, सिर मुड़ा करके सार्वजनिक तौर पर घुमाया जाता है। ऐसे कई मामले सामने आए, ऐसे कई केस सामने आए। तो क्या ऐसी मानसिकता रह गई? जिस भारत में नारी को देवी का दर्जा दिया जाता है, उसी भारत की स्थिति बता रहे हैं। भले ही कहते रहे कि भारत महान है,
पहले वास्तविकता देखिए। एक महान व्यक्ति ने कहा कि अगर किसी देश की स्थिति को जानना है तो आप उस देश की महिलाओं की स्थिति को देख लीजिए। उस देश में महिलाओं की स्थिति कैसी है तो उस देश की स्थिति, उस देश की विकास क्रम को आप समझ जाएंगे। तो बातें बनाने से कुछ नहीं होता कि बड़ी बड़ी बातें बना रहे हैं कि हमारे देश में जो है नवरात्रे रखे जाते हैं, देवी की पूजा होती है, माँ सरस्वती की पूजा होती है, इन सब से कुछ नहीं होता है। उसके बावजूद तुम रेप कर रहे हो तो क्या मतलब है इस सब चीज का? मतलब इतनी आजादी नहीं है एक महिला को कि वो अपने अनुसार घूम फिर सके, अपनी लाइफ को जी सके। एक लड़का रात में 12-1-2 बजे तक या पूरी पूरी रात गायब हो सकता है। एक लड़की अगर वो टहलने भी निकल जाए तो उसके साथ रेप हो सकता है। अगर लड़की घूमने निकल जाए, मूवी देखने चली जाए तो उसके साथ रेप होने की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो जैसे समाज बदला, नई नई चुनौतियों का सामना महिलाओं को करना पड़ा, वो चाहे स्वतंत्र भारत हो या प्राचीन भारत का इतिहास हो, तब से लेकर के अब तक ये सारे अपराध हैं, इन सभी अपराधों का सामना करती आई हैं वो महिलाएं। ठीक है, अब हम पॉइंट वाइज देख लेंगे, एक एक पॉइंट को देख लेंगे, आखिर क्या कारण है ये भी जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध। महिलाओं के विरुद्ध अपराध, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। महिलाओं के विरुद्ध अपराध की अगर बात करें तो आईपीसी ने भी स्पष्ट तौर पे कुछ अपराधों को कह दिया कि भाई उसमें लिखा है कि ये अपराध महिलाओं के विरुद्ध किए जाते हैं। भाई जब हम महिलाओं के विरुद्ध अपराध की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कुछ ऐसे अपराध होंगे जो विशेष तौर पर महिलाओं के साथ किए जाते होंगे। तो आईपीसी ने भी कुछ अपराधों को महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की श्रेणी में रखा। जैसे उदाहरण से हम एक एक जो किराए में उसको डिस्कस करेंगे। जैसे बलात्कार, रेप, तो ये ऐसा अपराध है जो महिलाओं के प्रति होता है, पुरुष के प्रति तो नहीं। कुकर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम रेप की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बलात्कार जो कि एक ऐसा अपराध है महिलाओं के विरुद्ध होता है। अपहरण मतलब वो भगा ले जाने, भगा ले जाना। किडनैपिंग, ये महिलाओं के साथ होने वाला अपराध है। दहेज हत्या, डॉरी मर्डर, कुछ चंद पैसों के लालच में महिलाओं को इतनी बुरी तरह से मार दिया जाता है, ये भी ख्याल नहीं रखा जाता कि हो सकता है कि महिला प्रेग्नेंट हो। मतलब एक मर्डर तो के साथ साथ एक मर्डर और कर दिया जाता है सिर्फ इस वजह से कि कुछ पैसे मिल जाएं। सिर्फ इस वजह से दहेज हत्या हो जाती है कि कुछ हमें सुविधाएं मिल जाएं। और फिर दहेज हत्या के अलग अलग तरीके, चाहे उनको फांसी से लटका के मार देना, चाहे उनको जिंदा आग में जला देना, जिंदा आग के हवाले कर देना। तो फिर कहाँ आप बदलाव की बात करते हैं स्वतंत्र भारत में? दहेज हत्या जैसे उत्पीड़न की अगर बात करें, हैरेसमेंट की बात करें, उत्पीड़न वो दोनों तरह का उत्पीड़न, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक।
दोनों। फिजिकली, एंड मेंटली टॉर्चर, चाहे फिजिकली टॉर्चर हो चाहे मेंटली टॉर्चर हो। ब्लैकमेलिंग भी तो इसी में आएगा, महिला को ब्लैकमेल किया जाता है। किसी महिला ने अगर अपनी मर्जी से किसी व्यक्ति के, किसी पुरुष के साथ संबंध बनाए और फिर उसकी क्लिपिंग या फोटो निकाल के ब्लैकमेल करना, ये भी तो मानसिक उत्पीड़न है, ये भी मानसिक उत्पीड़न है। भले ही क्या है, ये प्राचीन में नहीं होता था, मोबाइल फोन नहीं थे, तकनीक नहीं थी, मगर तकनीक के साथ साथ ये अपराध भी तो नए नए सामने आए। छेड़खानी की अगर बात करें, मोलेस्टेशन की बात करें, तो भारतीय समाज की लगभग 90% से भी ज्यादा महिलाएं दिन पर दिन, मतलब हर रोज छेड़खानी मोलेस्टेशन का शिकार होती हैं। चाहे वो तंजेबाजी हो, चाहे उनके साथ जबरदस्ती, मतलब उनको दुर्व्यवहार किया जाए, मिसबिहेव किया जाए, तो लगभग 90 से ज्यादा ही प्रतिशत महिला जो भारतीय समाज में प्रतिदिन इस छेड़खानी का शिकार होती है। इस छेड़खानी जैसे अपराध से महिला अछूती नहीं है, बल्कि लोग जो पुरुष हैं तो वो ये कुछ ऐसी मानसिकता वाले पुरुष जो कि हर दिन अपना टारगेट रखते हैं कि आज उस लड़की को छेड़ा है, आज उसको छेड़ा है, उसको नहीं छेड़ा, उसको छेड़ना, आज उसको छेड़ना। तो ऐसे कृत्य, ऐसे अपराध भी मौजूद हैं। फिर आता है यौन उत्पीड़न की बात करते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट। यौन उत्पीड़न, ज्यादातर महिलाएं यौन उत्पीड़न का शिकार होते हैं, चाहे वो घर के अंदर ही क्यों ना हो। जब महिलाएं घर में ही सुरक्षित नहीं, आपने ऐसे न जाने कितने केस देखे होंगे कि जिन महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की घटना उनके घर के अंदर ही हो जाती हैं। और फिर कार्यस्थल की तो बात ही कुछ और है। कार्यस्थल हो या रास्ते में हो, महिलाएं, उनके साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। अगर वो सफर कर रही हैं तो चाहे रेल हो, बस हो, कार हो, उन तक में उनके साथ यौन उत्पीड़न की घटनाएं हो जाती हैं। तो नए जमाने के साथ नए नए अपराधों को का सामना भी करना पड़ा महिलाओं को। लड़कियों को मंगवाना और लाना, ये भी एक अपराध है। लड़कियों को मंगवाना और लाना, मतलब लड़कियों की आप तस्करी करना, ट्रैफिकिंग करना, ये भी तो एक अपराध है। इंपोर्टेशन ऑफ गर्ल्स। इंपोर्टेशन ऑफ गर्ल्स, ये कुछ ऐसे अपराध हैं जिनको भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड या आईपीसी, संहिता ने महिलाओं के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में रखा है। इनमें से कोई ऐसा अपराध है जो पुरुष के साथ होता है? नहीं, ये ऐसे अपराध हैं जो महिलाओं के साथ होते हैं। आखिर महिलाएं, यौन उत्पीड़न पुरुष के साथ होता है? यौन उत्पीड़न कहाँ? हाँ, यही अंतर है बेटा।
बलात्कार का मतलब है कि फोर्सफुली सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है। यौन उत्पीड़न में आप ये नहीं कह सकते कि मतलब फोर्सफुली भी हुआ है क्या। मान लीजिए किसी महिला से किसी व्यक्ति के संबंध मतलब प्रेम संबंध रहे और फिर ऐसा होता है कि प्रेम संबंध खटास में पड़ गए, कोई भी कारण रहा हो, उसके बाद ऐसा होता है कि लड़का ब्लैकमेल कर रहा हो और उसके बिहाफ पे संबंध बना रहा हो, तो फोर्स के कोई मतलब नहीं, कोई निशान नहीं, कोई ऐसा दबाव नहीं। हाँ, दबाव मेंटली है मगर फोर्सफुली तो नहीं है ऐसा। ठीक है, तो इनमें अंतर है। ये सारे अपराध जो कि भारतीय दंड संहिता ने बताया है कि महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध हैं। अब ऐसे अपराध हैं जो महिलाएं अपराध का सामना करती हैं, अपराध का सामना जिनको फेस करती हैं महिलाएं। जैसे कन्या भ्रूण हत्या, फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या। क्या इस होने वाले अपराध का सामना महिला को नहीं करना पड़ता? एक बच्ची को नहीं करना पड़ता, एक कन्या को नहीं करना पड़ता? बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज, क्या बाल विवाह का शिकार नहीं होती महिलाएं? क्या बाल विवाह जैसे अपराधों का सामना नहीं करना पड़ता? ऑनर किलिंग, अगर एक महिला ने प्रेम कर बैठी तो फिर झूठी शान के लिए एक ऐसा परिवार उसकी जान ले लेता है, ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग जैसे अपराधों का, क्राइम्स का सामना नहीं करना पड़ता, यही फेस करना पड़ता है। दहेज हत्या, दहेज संबंधी हत्या, डॉरी मर्डर जैसे अपराधों का सामना नहीं करना पड़ता क्या महिलाओं को? दहेज हत्या जैसे अपराधों का भी सामना करना पड़ता है। घरेलू हिंसा की बात करें तो क्या घरेलू हिंसा का शिकार नहीं होती महिलाएं? डोमेस्टिक वायलेंस, हर घर में जो है महिला घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, ज्यादातर महिलाएं। क्या दुष्कर्म का शिकार नहीं होती? दुष्कर्म का शिकार होती है, रेप का। रेप जैसे घिनौने अपराध का सामना करना पड़ता है। यौन शोषण का शिकार नहीं होती, यौन शोषण से अपराध का सामना नहीं करना पड़ता क्या महिलाओं को? सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट, यौन शोषण जैसे अपराध का भी समाज में सामना करना पड़ता है महिलाओं को। दुर्व्यवहार, मिसबिहेव का क्या सामना नहीं करना पड़ता? मिसबिहेवियर्स का सामना करना पड़ता है। अगर एक महिला थोड़ी मोटी हो जाती है तो उसका हस्बैंड जो कहते हैं मोटी है तो मोटी है, थोड़ा अगर रंग भी दो ही रंग है, काला गोरा, अगर महिला काली है तो उसका हस्बैंड या उसके
ससुराल वाले उसको ये कह के मार देंगे कि तू काली है, मोटी है, तुलना कर लेते हैं कि भैंस के समान है, इसके समान है, उसके समान है। तो क्या ये दुर्व्यवहार नहीं है? क्या ये दुर्व्यवहार नहीं है? कुछ लोगों को लग रहा है कि ये तो, अरे ये तो, कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं कि ये तो, सोच के देखिए यही घटना अगर उनके अपनों के साथ हो तब चुभेगा, तब बड़े ज्ञान की बातें करेंगे कि ईश्वर ने दो ही रंग बनाए हैं, काला और गोरा। ईश्वर ने दो ही तरह के लोग बनाए हैं, मोटा और पतला, छोटा नाटा, इस तरह के। तो फिर किस तरह का परहेज? तो सुधार करना होगा। क्या महिला को मिसबिहेव जैसे अपराध, दुर्व्यवहार के जैसे अपराधों का सामना नहीं करना पड़ता इंडियन सोसाइटी में? निराधार का सामना नहीं करना पड़ता? डिसऑनर को तवज्जो ही नहीं है। डिसऑनर, निराधार जैसे अपराधों का सामना करना पड़ता है। अभी आपको बताया, अगर किसी महिला के विवाहेतर संबंध है, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर है, अगर उन संबंधों का पता चल जाता है तो ये समाज जो है उस महिला को सार्वजनिक तौर पर निवस्त्र घुमाता है, सिर मुंडा करके। ये कहाँ की मेंटेलिटी है? ये कहाँ की मेंटेलिटी है कि अगर आपने कानून को ही अपने हाथ में ले लिया, उसके लिए कानून बना है, संविधान बना है, आप उसका सहारा ले सकते हैं। नहीं विचार बनी तो डिवोर्स का एक प्रावधान है, तो उसके लिए अलग अलग उपाय भी हैं। पर ये कहीं का न्याय नहीं है कि आप उस महिला के साथ इस तरह की घटना करो। और फिर उसके बाद निष्कासन जैसी, एक्सपल्सन जैसी घटनाएं देखने को मिलती है, घर से निकाल दिया जाता है महिलाओं को। ये ऐसा नहीं, अगर महिला के बच्चा नहीं हो रहा है, शादी को कुछ समय बीत गया है, तो उन महिला को भी निष्कासन जैसी समस्याओं का शिकार होना पड़ता है कि जाइए तुम तो बांझ हो। निराधार जैसे उनको कहा जाता है कि तुम तो बांझ हो, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। एक बच्चे वाली महिला अपना बच्चा उस महिला को देना पसंद नहीं करती, खिलाना पसंद नहीं करती है कि ताकि उसकी, बोला जाता है कि ताकि उसकी छाल न पड़ जाए। तो ऐसी क्रूतियां हैं, ऐसे अपराधों का सामना हर रोज महिलाओं को करना पड़ता है। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में हर पल हर सेकंड में ऐसी घटनाएं हो रही होती हैं। तो निष्कासन, एक्सपल्सन, एक्सपल्सन जैसे अपराधों का सामना करना पड़ता है। तो महिला के विरुद्ध जो अपराध आईपीसी ने बताया वो ये है, अपराधों का सामना इस रूप में महिलाओं को करना पड़ता है। अब ये देख लेंगे कि इनकी अवस्थाएं भी अलग अलग होती हैं, कि एक जो बालिका है, जो बच्ची है, वो इस दुनिया में आई भी नहीं और अपराध पहले से शुरू हो जाता है उसके प्रति, उसके प्रति अपराध पहले से ही शुरू हो जाता है, रणनीति पहले से ही बन जाती है। तो ऐसी भी क्या मेंटेलिटी, ऐसी भी क्या मानसिकता कि जो कहने को तो पढ़ा लिखा समाज है, मगर पढ़े लिखे समाज के कोई भी तत्व उसमें नजर नहीं आते। दरअसल डरता है ऐसा समाज जो महिलाओं से कंपटीशन या उनको मुख्यधारा में लाने से भी डरता है, ताकि उनकी अपनी जो कमियां हैं वो उजागर ना हो जाए। अगर एक महिला किसी क्षेत्र में बेहतर कर पा रही है, बेहतर परिणाम देती है, उसी क्षेत्र में कभी जब पुरुषों का वर्चस्व रहा तो पुरुषों से बेहतर अगर परिणाम दे रही है तो पुरुषों को तो खलेगा ना, पुरुषों को खलेगा। ये महिला कैसे कर रही है, ये नहीं कर सकती है, ठीक, ईगो हर्ट होता है। तो ये सारी चीजें ये नोट कर लिया आप लोगों ने उधर का, ठीक। अब देख लेंगे कि महिला की जो संपूर्ण जीवन काल है उसमें उनके विरुद्ध होने वाले हिंसक घटनाओं को देख लेंगे, उनका स्वरूप देख लेंगे कि किस तरह से कौन सी अवस्था में उनके प्रति कैसा अपराध होता है, ठीक है।
तो महिलाओं के संपूर्ण जीवन चक्र में महिलाओं के संपूर्ण जीवन चक्र में पूरा एक लाइफ जो है, लाइफ साइकिल है, उसमें उनके विरुद्ध होने वाली हिंसक घटनाओं का स्वरूप देख लेंगे। उनके विरुद्ध होने वाली हिंसक घटनाएं, इनकी बात कर लेंगे। Various forms of violence against women throughout the life cycle, महिलाओं के संपूर्ण जीवन काल में उनके विरुद्ध होने वाली हिंसक घटनाओं की बात कर लेंगे। तो इसमें हम एक चार्ट बनाएंगे, उस चार्ट के अकॉर्डिंग जो है पॉइंट डिस्कस कर लेंगे, तो और समझने में आसानी होगी। जैसे एक तरफ हम अवस्था देख लेंगे, अवस्था मतलब वो उम्र देख लेंगे, पड़ाव देख लेंगे, और दूसरी तरफ जो वायलेंस है, हिंसा का स्वरूप है, वो किस तरह का हो जाता है, तो हिंसा के स्वरूप की बात कर लेंगे। हिंसा का स्वरूप अलग अलग उम्र में महिलाओं के साथ होने वाले क्राइम्स का अलग अलग स्वरूप हो जाता है, नेचर हो जाता है, फॉर्म्स अलग अलग हो जाती हैं। जैसे अगर बात करें तो वो गर्भ धारण पूर्व, प्री प्रेगनेंसी एक अवस्था होती है, प्री प्रेगनेंसी की अगर बात करें, गर्भधारण पूर्व की अगर बात करें, तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स चयन तकनीकी के जरिए ही कन्या भ्रूण को नहीं आने दिया जाता है। जैसे पहले से ही डॉक्टर से दवाइयां ली जाती हैं कि आने वाला जो बच्चा हो वो कम से कम लड़की ना हो। आने वाला जो बच्चा है, क्रोमोसोम्स की अगर बात करें तो वो आपको बताया था, पहले पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो अगर XX होगा और XY होगा तो ये क्रोमोसोम्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, XX, और XY किसको करेगा, XX जो मतलब कन्या मतलब महिला, ठीक है, और XY जो पुरुष, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करता है। तो क्रोमोसोम्स तकनीक, चयन तकनीक के द्वारा भी जो गर्भ धारण पूर्व है एक कन्या भ्रूण को न बनने दिया जाता है। तो स्वरूप ये हो जाएगा क्रोमोसोम चयन तकनीक के द्वारा कन्या भ्रूण को नहीं बनने दिए जाना। अब देखिए, जिसको पता ही नहीं है कि किस दुनिया में मुझे जन्म लेना है, अभी क्या पता कौन बनेगा, मतलब मेल होगा या फीमेल होगा, कुछ पता ही नहीं है। गर्भधारण से पहले ही दवाई दी जाती है, गर्भधारण से पहले ही क्रोमोसोम्स एडिटिंग हो जाती है कि हमें जो है लड़का ही चाहिए, ऐसी मानसिकता होती है। तो वो अवस्था आपने देख ली, हिंसा का स्वरूप देख लिया। उसके बाद में अगर बात करें जन्म से पूर्व, अगर बाय द वे महिला या मतलब बच्ची पैदा हो गई, फीमेल ने अगर जन्म ले लिया, तो जो जन्म से पूर्व की स्थिति है, इस अवस्था में क्या होता है, जन्म से पूर्व प्री
प्रीवियस सिचुएशन में जो क्राइम्स है, वायलेंस है, उसका नेचर क्या हो जाता है? जन्म से पूर्व भी अगर मान लीजिए कि वो किसी तरह से एक कन्या भ्रूण हो गया, तो कुछ ऐसी मानसिकता के लोग गर्भपात करा देते हैं, लिंग की जांच करा के गर्भपात करा देते, पता चल गया कि ये जो है कन्या है, कन्या फेटस है, तो वो लिंग की जांच करा के भ्रूण हत्या करा देते हैं। मतलब ये जान गए कि उनको पता है कि नहीं आने देना तो नहीं आने देना, कन्या को, महिला को जन्म नहीं होने देना, तो जन्म से पूर्व जो है वो एबॉर्शन करा देते हैं, जबकि दोनों ही ये अपराध हैं। एबॉर्शन करा देना, उसके बाद भी अगर कोई बच्ची बच गई ऐसे कि अबॉर्शन जैसी सिचुएशन नहीं हुई, उनको पता ही नहीं था, या तो उसके बाद क्या है, जब वो शिशु अवस्था में आती है, इन्फेंसी स्टेज होती है, शिशु अवस्था, इन्फेंसी स्टेज की अगर बात करें, ऐसे में आपने देखा होगा कि बालिका शिशु हत्या जैसे हिंसक अपराध सामने आते हैं, घिनौने अपराध सामने आते हैं। बालिका शिशु हत्या, बालिका शिशु हत्या जैसे अपराध सामने आते हैं। बालिका शिशु हत्या अपराध इंग्लिश में आप फीमेल इन्फेंटिसाइड लिखना चाहे तो, जैसे अपराध सामने आते हैं। इसके बावजूद भी अगर किसी परिवार में कोई बच्ची शिशु अवस्था से भी आगे निकल गई, वहां भी उस सिचुएशन को फेस कर लिया, बाहर निकल गई, तो वो अपने अगर बालिका अवस्था में आती है, चाइल्डहुड या गर्लहुड आप कह सकते हैं, बालिका अवस्था, गर्लहुड की अगर बात करें, तो ऐसे में कुछ समाज के लोग, परिवार के लोग ये कहते हैं कि जल्दी से इसकी शादी कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी शान पर, इज्जत पर बट्टा लग जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आपका नाम ये जो है मिट्टी में मिला दे। इस कारण से महिला को कहीं ना कहीं बाल विवाह का, इस बच्ची को बाल विवाह का शिकार होना पड़ता है, चाइल्ड मैरिज का, बाल विवाह का शिकार होना पड़ता है। किसी की समाज में ऐसा होता है कि वो बच्ची को मार ही नहीं पाते हैं, मतलब बालिका शिशु हत्या कर ही नहीं पाते और बच्ची को कहीं छोड़ के आ जाते हैं। देखा होगा कि अक्सर कि कहीं शिशु लड़की जो है वहां पड़ी मिली, वहां जंगल में पड़ी मिली, इस तरह से छोड़ के आते हैं। तो आखिर फिर उस बच्ची का सहारा कौन बनता है? अगर उसको कोई नहीं उठाएगा, कोई उठाएगा भी तो सोच के देखिए, अगर ऐसी मानसिकता वाला उठा लिया कि उसको फिर जो है वैश्यावृत्ति में धकेल दे, तो इसी उम्र में जो कि चाइल्डहुड है, बचपना है उसका, इसी उम्र में उस बच्ची को वैश्यावृत्ति जैसे घिनौने अपराध का भी सामना करना पड़ता है, प्रोस्टिट्यूशंस का सामना करना पड़ता है, वैश्यावृत्ति का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, इस वैश्यावृत्ति के संदर्भ में वो अश्लील चित्रण, मतलब पोर्नोग्राफी के क्षेत्र में भी धकेला जाता है।
वही ऐसा व्यक्ति जो वैश्यावृत्ति में उसको धकेल दिया, बदलते समाज की जरूरतों के अनुसार नए नए अपराध हुए हैं, लोग मोबाइलों में ज्यादा लग रहे हैं, मीडिया सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव हैं, अपनी इंडिविजुअल प्राइवेसी को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। एक घर में 5 व्यक्ति 6 व्यक्ति हैं तो सबके पास अलग अलग फोन है, और कभी जो है 24 घंटे में एक दूसरे के दुख दर्द को नहीं समझने का कभी समय नहीं निकालते हैं, बल्कि एक अपने अपने फोन में बिजी हो जाते हैं। तो एक बंद मानसिकता पैदा हो रही है। ऐसे में डिमांड बढ़ जाती है पोर्नोग्राफी की। तो एक बच्ची जो जिसकी खेलने कूदने के दिन थे उसको धकेल दिया जाता है पोर्नोग्राफी, अश्लील फिल्में बनाने में। तो क्या ये अपराध नहीं है? अब उसका कौन है, उसकी कौन सुनेगा? तो ऐसी मानसिकता भी है। फिर अगर इस सिचुएशन से भी कोई बच्ची अगर बच गई तो फिर वो आती है युवावस्था, उसकी किशोरावस्था, टीनेज जिसको बोला जाता है। युवावस्था या किशोरावस्था, टीनेज। टीनेज में सिचुएशन जो हिंसा के स्वरूप है वो अलग हो जाता है। जैसे टीनेज में अगर कोई महिला निकल के भी आगे समाज में आगे बढ़ना चाह रही है तो समाज के कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसी मानसिकता रखने वाले कि उनको आगे आने नहीं देते हैं, वो चाहे जाने अनजाने में हो या फिर जानबूझ के ऐसे किया गया हो। आपने ऐसे कई मामले देखे होंगे कि जानबूझ करके कुछ महिलाओं को कुछ पुरुष ऐसे फंसाते हैं अपने जाल में कि वो डेटिंग के बहाने हो या प्रेम संबंधों के, झूठे प्रेम संबंधों के बहाने उनके साथ यौन हिंसा करते हैं। तो चाहे वो डेटिंग हो या प्रेम संबंध हो। प्रेम संबंध मतलब झूठे, अगर महिला प्रेम संबंध में नहीं फंसना चाह रही है तो उस पर एसिड अटैक हो जाते हैं कि तुम मेरी नहीं तो फिर किसी की नहीं। उसकी सूरत बिगाड़ दी जाती है, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है। ऐसी विकृत मानसिकता को लेकर के समाज में कुछ लोग जी भी रहे हैं और वो महिला ऐसी हिंसाओं का शिकार होती है, ऐसे अपराधों का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद भी कुछ ऐसी महिलाएं हैं कि अगर वो महिलाएं अपने परिवार से अलग हो गई, अपने रिश्तेदारों से अलग हो गई, एकदम एकांत में हो गई, तो ऐसी महिलाएं अपने जीवन यापन के लिए हो सकता है कि मजबूरी में वेश्यावृत्ति को अपना लें। ऐसे चांसेस होते हैं कि मजबूरी में क्या है, वेश्यावृत्ति को अपनाना। और जब मजबूरी में वेश्यावृत्ति को अपनाएंगी महिलाएं तो हो सकता है कि वो नशे की आदी हो जाएं, नशे की भी आदी हो सकती हैं महिलाएं। हो सकती क्या, ऐसे कई केस जो है इस समाज में देखने को मिलते हैं। नशे की आदी हो जाए और जब वेश्यावृत्ति जैसे क्षेत्र में महिलाएं वो मजबूरी बस कदम रख लेती हैं तो क्या स्वास्थ्य संबंधी जैसी गंभीर बीमारियां उनको नहीं घेरती? स्वास्थ्य संबंधी जैसी गंभीर बीमारियों का वो शिकार हो जाती हैं। गंभीर बीमारियों का भी शिकार होना पड़ता है। इसलिए घर छोड़ने से पहले 1000 बार सोच लेना, नहीं तो ये नहीं कि बस भावुक होके कि जिएंगे तो उन्हीं के साथ, मरेंगे तो उन्हीं के साथ, ठीक है, तो पूरी जिंदगी मतलब ठीक है कहोगे, ठीक। हाँ, तो ऐसे अपराध हर पल जो है किसी न किसी महिला के साथ
हो रहे होते हैं कहीं ना कहीं। इन सब के बावजूद भी अगर कोई महिला इन सब चीजों से बच भी गई तो अंत में अगर किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ लग गई जो उसको बेच देता है, तो दुर्व्यापार भी, ट्रैफिकिंग भी जैसी घटनाओं का उनको शिकार होना पड़ता है। दुर्व्यापार, ट्रैफिकिंग जैसी हिंसक घटनाओं का शिकार भी होना पड़ता है। मान लीजिए इन सब के बावजूद भी अगर कोई किसी महिला ने अपने आप को बड़ी सावधानी से इन सब अपराधों से बचा भी लिया और पढ़ना चाहती हैं, तो जिस विद्यालय में जाती है, जहां भी जाती है, वहां उस महिला को, और साथ ही साथ वो महिला अगर शिक्षिका के रूप में है, छात्रा और शिक्षिका के रूप में है, तो कहीं ना कहीं छेड़खानी का शिकार भी होना पड़ता है इस युवावस्था और किशोरावस्था में ही। ठीक है, तो यही लिख दें, स्कूल कॉलेज में छेड़खानी का शिकार होना पड़ता है। छात्रा के रूप में अगर वो स्टूडेंट जो कि मेल है वो छेड़खानी करते हैं, यहाँ की जो शिक्षिका है स्टूडेंट भी उनके साथ छेड़खानी करते हैं, टीचर तो करते ही होंगे, ये स्थिति होती है। तो इस युवा अवस्था में, किशोर अवस्था में महिला को न जाने कितने ऐसे अपराधों का सामना करना पड़ा जिससे वो अनजान रहती हैं। और इसके बाद में एक पड़ाव और आता है जिसको वृद्धावस्था बोलते हैं, जिसको वृद्धावस्था, ओल्ड एज। ओल्ड एज में भी जो है महिला को कुछ हिंसक घटनाओं का शिकार होना पड़ता है। प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था, ओल्ड एज। वृद्धावस्था, पूर्णावस्था की बात करें तो महिला ने पूरी जिंदगी जो है अपने परिवार को संवारने में लगा दी, परिवार को बनाने लगा दी, एक घर, एक मकान को घर बनाने में लगा दी, और उसके बाद में उसके अपने पुत्र बेटे जो है उसी को अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में भेज देते हैं कि जाइए आप जो है यहाँ रहने के लायक नहीं है। वृद्धाश्रम, वृद्धाश्रम जैसे तो क्या जिस महिला को अपने घर में सम्मान नहीं मिला तो वृद्धाश्रम में मिलेगा? ऐसा नहीं मिलता। और जब वो वृद्धाश्रम में जाती हैं तो फिर एक महिला है तो महिला, और फिर जो ऐसी विकृत मानसिकता के हैं जिनको हमेशा ये सोचता है कि उनको तो अपनी हवस मिटानी है, अब उस हवस मिटाने के लिए चाहे फिर वो एक बच्ची क्यों ना हो, एक शिशु क्यों ना हो, बालिका क्यों ना हो, या फिर वो फिर बुजुर्ग ही क्यों ना हो, उनको तो अपनी हवस का शिकार बनाना है। तो महिलाएं यौन उत्पीड़न का भी शिकार होती हैं। क्यों? क्योंकि पता है कौन सुनेगा इनकी, इनके अपने पुत्रों ने बाहर निकाल दिया, इनके अपने बेटे ने बाहर निकाल दिया, कौन सुनेगा? क्या वो सुनने आएंगे? नहीं। और फिर ऐसे में महिलाएं बड़ी टूट जाती हैं। ऐसे में हो सकता है कि महिलाओं में, क्योंकि पूरी जिंदगी तो वो संघर्ष करती आई, अब रहता है कि अब कुछ बचा ही नहीं, जो थी इज्जत आबरू अब अंत में वो भी चली गई। तो ऐसे में जो वृद्धावस्था में महिलाओं में आत्महत्या जैसे घटनाओं को अंजाम दे देती हैं। तो ये पूरा एक जीवन चक्र है महिला की अलग अलग सिचुएशंस का, उनके साथ होने वाले घटनाओं का।
अब क्या ये घटनाएं यूं ही एक परंपरा है या यूं ही ऑटोमेटिक होती हैं, या नेचर है ऐसा महिलाओं का कि उनके साथ ऐसी घटनाएं होना स्वाभाविक है? आखिर कौन है इन सब के पीछे, क्या वजह है ऐसी? तो महिलाओं के प्रति अपराध के लिए उत्तरदायी कारक, जो इनके पीछे कारक है, उनको जान लेंगे। ठीक है, तो कॉजेज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। महिलाओं के प्रति अपराध के लिए उत्तरदायी कारक। महिलाओं के प्रति अपराध के लिए उत्तरदायी कारक, कॉजेज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन। अगेंस्ट वुमेन। तो आखिर वो ऐसे कौन कौन से कारण हैं? तो कुछ मुख्य कारण हैं, उनकी बात कर लेंगे। क्या? कॉजेज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं आ रहा क्या? कारक, फैक्टर वही, कारण वही, क्या क्या कारक हैं, एक ही बात है। ठीक है, आप कारण लिख लीजिए, चाहे कारक लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, कारण कर दो चाहे, या ऐसे कर लो। ठीक है, जो भी लिखना चाहो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें जो मोटे मोटे तो मुख्य कारण हैं, कारक हैं, उनकी बात कर लेंगे। जैसे अगर सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारणों की बात करें, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण, सोशल एंड कल्चरल कॉजेज। सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों की अगर बात करें हम, तो अभी भी आप देखोगे वो, अगर ग्रामीण समाज की हम बात करें, हालांकि हम सभी समाज की बात करें, मगर एक उदाहरण के तौर पे ग्रामीण अगर समाज की हम बात करें तो महिलाएं जो है ग्रामीण समाज में न जाने कितने अपराधों को का सामना करना पड़ता है, न जाने कितने अपराधों को झेलती हैं। जैसे ऐसी महिलाएं अगर संस्कृति या समाज की बात करें तो बचपन से ही, मैंने कल भी उदाहरण दिया था कि अगर एक परिवार में दो बच्चे हैं, एक बच्चा मतलब लड़की है और दूसरा लड़का है, तो अगर मेले में वो जाते हैं तो लड़के को जो है वो शायद ये मान लीजिए कि अगर खिलौने के तौर पे बंदूक हो, असले हो, या फिर ट्रैक्टर हो, गाड़ी हो, कार हो, बस ये सारी चीजें दिलाई जाती हैं, बैट बॉल हो, ये सारी चीजें दिलाई जाती हैं। और वहीं अगर लड़की है तो उसको बताया जाता है, अगर उसकी इच्छा भी है कि जैसे भाई ने खरीदा है खिलौना वही गाड़ी खरीदूंगी, कि नहीं ये नहीं, ये लड़कियों के लिए है ही नहीं। लड़कियों के लिए है तो वो गैस चूल्हा, बर्तन, सिंगारदानी, किट्स जो होती है ना, सिंगारदानी, ये सारी चीजें, वो लड़की भी उसी में खुश रहते हैं। बताया जाता है कि बेटा आपको सजना समझना है,
लड़की होती ही कोमल है, कोमलता उसको दिखाना था, उसके जहन में डाल दिया होता है बचपन से समाज ने कि आपको सजना संभालना है, खाना पकाना है, यही आपका काम है और कोई काम है ही नहीं। क्या उस बच्ची का मन नहीं करता कि मैं भी क्रिकेट खेलूं? उसका भी मन करता है, जैसे भाई खेल रहा है जिस खिलौने से वो भी खेले। उसी भी क्यों थोपा जा रहा है ऐसे? क्यों उसको ये एहसास दिलाया जा रहा है कि आप हो इसी तरह से? अरे भाई, जिस तरह से आप अगर उसको एहसास दिला दोगे तो वो तो एक बच्ची है, उसके जहन में बात डल जाती है। एक शेर होता है, शेर जिसका सामना कोई जानवर कर ही नहीं सकता है, मगर वो भी सर्कस में आकर के वो भी एक भीगी बिल्ली बन जाता है। एक हाथी होता है, इतना विशालकाय होता है, चाहे तो सब जानवरों को निपटारा कर दे, मगर एक मामूली सी रस्सी जंजीर उसको बांधे रखती है, क्योंकि पता है बचपन से वो इस चीज से बंधा है, उसने प्रयास किया, बचपन में तोड़ नहीं पाया है। डाल दिया उसके जहन में कि तुम हो इसी तरह से बंधे रहोगे। वही चीज है कि बच्चियों को ये दिखा दिया गया है, ये बता दिया जाता है कि आपका काम सिर्फ और सिर्फ घर संभालना है और सजना संवरना है। क्यों? क्योंकि आप जो है वो भोग की वस्तु हो। मतलब बोला तो नहीं जाता है, पर ये एहसास पूरा उनको हो जाता है। जैसे घर का कोई कार्य है तो घर के कार्य में भी अलग अलग बंटवारा हो जाता है। जैसे झाड़ू पोछा बर्तन ये घर की लड़की करेगी, बाहर अगर लड़के को जाना है, बाहर से दुकान से सामान लेके आना है, खरीद के लेके आना है, शॉपिंग करके लेके आना है, जो घर के काम में आएंगे, इस्तेमाल आएंगे, तो वो लड़की नहीं करेगी, लड़का करेगा। अरे ये सोच के देखिए, क्या इसको सुधारा जा सकता था? जिस परिवार में लड़का नहीं होता तो क्या उस परिवार की लड़कियां ये सारे काम नहीं करती? उस परिवार की लड़कियां वो बाइक भी चलाती हैं क्योंकि लड़का चलाता है। उस परिवार की लड़की जहां पे लड़का नहीं होता है तो वो सारे घरेलू काम करती हैं, जो उसका कभी अगर भाई होता तो वो करता, लड़का होता तो वो करता। तो फिर ऐसी सिचुएशन जानबूझ करके जहन में डाल दी जाती है लड़कियों की, और ऐसी सिचुएशन से फिर लड़कियां भी कॉम्प्रोमाइज कर लेती कि हाँ ठीक है। जैसे आप देखोगे कि लड़के सामान्यतः छिपकली कॉकरोच से कम डरते हैं, और जैसी लड़की देख ले तो एकदम घबरा जाती हैं। बता दिया गया बचपन से कि बड़ी खतरनाक चीज है छिपकली कॉकरोच, या उनको बताया ना, वो देख देख के कॉपी कर लिया। मम्मी ने देखा छिपकली, अरे बाप रे, कॉकरोच देखा, मम्मी कूद पड़ी नहीं, और बाप बैठे पागल, छिपकली से डर गई, बाप ने उठाई झाड़ू मारा। वो लड़का भी ऐसी कर रहा है, नहीं अगली बार छिपकली देखी तो ढूंढ ढूंढ के मार रहा है, लड़की बच रही है। तो ये जहन में डाल दिया कि बेटा ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये तुम्हारे बस की बात ही नहीं है कि एक छोटी सी चीज जो तुम पे अगर लग रहा है कि उससे डर है और उसका तुम विरोध कर लो या तुम उसको मार दो। तो जब बचपन से ही तुम उस बच्ची के मन में डर बैठा दोगे कि तुम्हारे बस की बात है ही नहीं इस समस्या का सामना करने की, इस समस्या का सामना तो आपका भाई करेगा, तो लड़का करेगा, और फिर उम्मीद लगाते हैं कि महिलाएं सेल्फ डिफेंस कर लें। तो कैसे कर सकती हैं सेल्फ डिफेंस? ये एक मानसिकता ही तो है कि एक महिला चाहे वो किशोर अवस्था में हो और उसका भाई 5 साल का है, अकेले जाते हुए, जबकि वो महिला अगर 19-20 साल की है, उसको डर लगता है, 5 साल का भाई साथ जाएगा तब डर नहीं लगेगा। तो क्या वो 5 साल का भाई बचाव कर लेगा अगर उसके साथ घटना होगी? वो और मारा जाएगा, उस नमूने को कुछ नहीं पता क्या होगा, नहीं। तो ये मेंटलिटी है, हाँ, तो ये मेंटलिटी है बेटा, संभाल के, नहीं। तो ये सारी सिचुएशन होती है, कोई दिक्कत है आप बेटा उठ के चले जाओ। हाँ, आप लोग भी सावधान नहीं इन सब चीज से, ठीक है। हाँ, वो काट लिया है, क्या बोलते हैं इसको, बरैया। हाँ, घूमती रहती है, अभी यहाँ घूम रही थी।
ये भी एक सिचुएशन है जैसे, हाँ यही चीज है कि मतलब अब लड़का होता कोई तो खूब हाथ पैर फेंक देता यही, हाँ जब तक उसको बात नहीं छोड़ता नहीं। लड़की को स्वभाव ऐसा हो जाता, नेचर ऐसा हो जाता है कि हाँ वो चाह कर भी इन सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाती। तो कुल मिला के ये है कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारण ऐसा है जो बच्चियों को उनकी उस सिचुएशन से अवगत कराता है कि आप ऐसी ही हो। तो एक कारण हमने देख लिया, महिला के प्रति अपराध के लिए जो उत्तरदायी कारण है वो सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण, ये देख लिया। दूसरा हम बात करें जैसे कि इसमें आपने देखा होगा रामचरितमानस में एक जो है लाइन लिखी है, इसके बारे में बताता है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल प्रताड़ना के अधिकारी। मतलब जो ढोल को जितना बजाओगे उतनी बढ़िया आवाज देगा, ठीक है। शूद्र भी जितना लतियाओगे उतना अच्छा काम करे, इस तरह की मानसिकता लेके बैठते हैं लोग। नारी को भी ठीक उसी तरह से कि नारी जो है, नारी हो या गवार हो, यहाँ तक बोल देते हैं आज के टाइम में कि महिला के अंदर तो दिमाग होता ही नहीं है। लड़कियों में दिमाग होता ही नहीं है, महिला में दिमाग होता ही नहीं है, माइंड है ही नहीं, तो माइंड क्या करेंगे। और सिर्फ इनको अगर आप प्रताड़ित करेंगे तब ये समझती हैं। ऐसा रामचरितमानस में दिया है, और रामचरितमानस की पुजारी उसको बहुत अच्छी चीज मानते हैं। तो जिस कोख से आप पैदा हुए हो वो भी तो एक महिला की कोख है, वो भी तो एक स्त्री है, और उसी स्त्री के बारे में ऐसे रामचरितमानस जैसे जो ग्रंथ हैं उनमें इस तरह का जिक्र होता है। तो थोड़ा मेंटेलिटी तो ये बताती है कि आखिर इतिहास हो या वर्तमान हो, ये घटनाएं होती ही रही हैं, ठीक है। अगला कोर्स देख लेंगे, अगला कारण देख लेंगे आर्थिक कारण। इकोनॉमिक कॉजेज की अगर हम बात करें तो ये बड़ा ही रोचक कारण है। जैसे अगर बात करें एक इस तरह की वो माँ के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो या बेटी के रूप में हो, तो कहीं ना कहीं पुरुष पर निर्भर होती हैं, पूरी तरह से कहीं ना कहीं पुरुष पर आश्रित होती हैं। चलो बेटा दिक्कत नहीं, ये रही। हाँ देखोगे जादू, आपको जादू दिखा दे, ठीक है। अरे मार दी भाई, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, ये समय है, ठीक है। कहाँ आ जाएगी, देखो निकला जादू, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आनी थी तो आ गई। हाँ आर्थिक कारण, तो आप सुरक्षित हैं यहाँ, आप निश्चित हो जाइए, बदला जरूर लिया जाएगा, ठीक है। तो आर्थिक कारण की अगर हम बात कर रहे थे, तो आर्थिक कारण में एक जो है वो चाहे महिला के रूप में माँ हो, पुत्री हो या फिर पत्नी हो, वो पूरी तरह से निर्भर होती है पुरुष पर। जैसे कि अगर एक माँ है तो वो उसके अपने पति पर, मतलब पिता पर, अगर बेटी है तो पिता पर निर्भर होगी, ठीक है। जब पत्नी है तो वो अपने पति पर निर्भर होती है, ठीक। तो ऐसा क्यों है, क्या महिलाएं पढ़ लिख करके आत्मनिर्भर नहीं हो सकती? हो सकती हैं, पूरी तरह से हो सकती है, मगर क्या पढ़ी लिखी महिलाएं भी, आप देखोगे अच्छे परिवारों की महिलाएं भी वो इस दंश से नहीं बच पाती हैं कि घर में एक महिला, जैसे खास तौर पर माता की बात करें, घर में घर की मुखिया माता होती है। पिताजी जो है माता को अपने घर की तिजोरियां की चाबी दे देते हैं कि अरे घर की मुखिया तो तुम ही हो, हमारा क्या है, हम तो मजदूर हैं,
हम तो सेवक हैं, हम तो लाते हैं, कमाते हैं, आपको दे देते हैं। असली मालकिन तो आप हो, और असली मालकिन के सिर्फ और सिर्फ नाम ही होता है। अगर कुछ खर्च करने की बात आती है, महिला कुछ अपने पे ही खर्च करना चाहती है, कुछ अपने लिए कुछ सामान या वस्तु खरीदना चाहती है, तो उसको सबसे पहले पूछना होता है अपने पति से। सबसे पहले पूछना होता है पुरुष से कि क्या मैं ये सामान खरीद लूं, और जबकि उसके बाद पूरा खजाना होता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब, और पुरुष को क्या है, पुरुष को खरीदना तो वही सकता है, उसको किसी की इजाजत नहीं है, वो नहीं पूछेगा अपनी पत्नी से कि ये खरीद लें क्या। हाँ, इसकी सिचुएशन अगर हम बदल दें कि अगर महिला को भी मौका दे दें वो आर्थिक या अर्थव्यवस्था में, जबकि महिला जो है वो कृषि के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाती है, पुरुषों की बराबर कार्य कर रही हैं, पर उसके नाम पर धनराशि नहीं होती है, और कहने को उसके लिए सब कुछ है घर में कि पैसा भी आपका है, घर भी आपका है, गाड़ी घोड़ा सब आपका है, आप तो मालकिन हो। और खर्च करने के नाम पर उसको इजाजत, अनुमति लेनी होती है अपने पति से या पुरुष से। तो ये भी एक आर्थिक कारण है। अगर हम महिला को आत्मनिर्भर बना दें, वो डिपेंड हो जाएं, अगर वो नौकरी करें तो फिर क्या दिक्कत है, पैसा वो कमा रही है तो खर्च करेंगे ना अपने ऊपर, क्या दिक्कत है, अपने बच्चों के ऊपर खर्च करेंगे, बच्चों की शिक्षा के ऊपर खर्च करेंगे। तो ये आर्थिक कारण भी है जो कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हैं महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध को। तीसरा देखेंगे विधिक कारण। इसमें ये भी जोड़ लेंगे आर्थिक कारण में, भाई महिला जो है जब अपने लिए कोई ऐसी जरूरत की वस्तु भी नहीं खरीद पाती हैं और हर पल जो है ऐसी मानसिकता या ऐसी प्रताड़ना से गुजरती हैं जिससे उनका शारीरिक हो या मानसिक शोषण भी होता है। ठीक है, तो अगला कारण देखेंगे विधिक कारण, लीगल कॉजेज की अगर हम बात करें। विधिक कारणों में जब महिला इन सब परिस्थितियों से टूट जाती है, उसको लगता है कि मैं अगर कुछ बोलूंगी भी, जो मतलब डिपेंड पूरी तरह से, मैं इतना पढ़ लिख करके भी एक ऐसे घर में रह रहे हैं कि मेरे नाम पे है तो सब कुछ पर मेरा है कुछ नहीं। ऐसे में अगर अपने हक की आवाज उठाती है महिला तो पति कहता है अच्छा हमें सिखाओगी, जाओ यहां से निकलो, अब ये घर तुम्हारा नहीं है, ये घर हमारे कहने से चलता था और तुम जो है इस घर को चलाना चाह रही हो, हमें सिखाओगे। तो हो सकता है उस महिला को घर से निकाला भी जा सके, ऐसी कई सिचुएशन होती हैं। इसका हवाला भी दिया जा सके कि अच्छा कमा रही हो, तुम्हारे बाप भाई ने बहुत दिया है ना, चल लेके आओ उनसे और तब उड़ाओ जितना उड़ाना है। अब ऐसे में महिला को हो सकता है कि वो तलाक जैसी घटनाओं का शिकार होना पड़े। मतलब जिस महिला ने सिर्फ और सिर्फ इतनी डिमांड रखी कि मुझे अपने जो काम की चीजें हैं वही खरीदनी है, जो जरूरत की चीजें वही खरीदनी है, और उसका परिणाम ये हो जाता है कि नौबत तलाक तक आ जाती है। मतलब तलाक का मतलब है कि उस महिला की जिंदगी बर्बाद होने के कगार पर होती है। और फिर वो महिला कॉम्प्रोमाइज करती है, कहती है कि अगर तलाक हो भी जाएगा तो इतना जटिल प्रक्रिया है कि तलाक न जाने कब हो, एक उम्र बीत जाती है, और महिला की उम्र बीतना फिर मतलब दोबारा शादी का मतलब नहीं। अगर बच्चे हों तो महिला ये भी देखती है कि अगर मैं तलाक ले भी लूं तो मेरे बच्चों का क्या होगा। तो जटिल कानून हो, विधि हो, और वो जटिल या लंबे समय हो, एक लंबी अवधि हो, इन सब के बावजूद भी वो महिला अपने को सेफ नहीं कर पाती है। तो कहीं ना कहीं ये विधिक कारण भी है जो अपराध को बढ़ावा देता है। अगर सोच के देखिए कि महिला को ऑन द स्पॉट ये सारी चीजें मतलब कम समय में जो है उसको न्याय मिल जाए,
ये तो अच्छी बात है। कम समय में अगर न्याय मिल रहा है, अगर कोई पुरुष उस महिला के प्रति अपराध कर रहा है और उसको पता है कि भाई न्यायालय बड़ा सख्त है, तुम अपराध करो और तुरंत सजा है, फास्ट ट्रैक कोर्ट है, ये नहीं कि मतलब अपराध किया और उसकी सजा जो है 5 साल 10 साल बाद मिल रही है। ऐसा नहीं है कि तुरंत आपने अपराध किया तो तुरंत आप जेल में जाओगे, सजा होगी। अगर ऐसा हो तो अपराध को काफी हद तक नियंत्रण में लाया जा सकता है। ठीक है, चौथा एक कारण और देख लेंगे जो होगा राजनीतिक कारण। पॉलिटिकल कॉजेज की अगर हम बात करें, महिलाओं को अभी भी क्या है वो बराबरी का दर्जा, मतलब जबकि अनुपात के अनुसार की अगर बात करें तो महिलाओं को 50-50 हर क्षेत्र में आरक्षण दिया जाना चाहिए। राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं के लिए ऐसा कतई नहीं है। राजनीति के अभी तक भी ज्यादातर भी क्षेत्र हैं उनमें महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता। अगर राजनीति के क्षेत्र में सोच के देखिए महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिल जाए 50-50%, मतलब जितनी सीटें पुरुषों के लिए हैं उतनी सीटें महिलाओं के लिए हो जाएं, तो सोच के देखिए महिला मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के पद पर ये कार्य कर सकती हैं। और जब ये इन उच्च पदों पर कार्य करेंगी तो नए नए कानून और जो महिलाओं से संबंधित जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनके रक्षोपाय भी ये बेहतर तरीके से कर सकती हैं। जो समस्याएं जो पुरुषों को दरअसल समस्या लगती नहीं है, ऐसे अपराध जो पुरुषों का अपराध लगते ही नहीं है, सिर्फ खेल लगते हैं, उन सब पे बेहतर कानून बना करके, बेहतर नीतियां बना करके ये महिलाएं अपराध को काफी हद तक रोक सकती हैं। तो राजनीतिक कारण भी ऐसा होता है जो महिला के प्रति होने वाले अपराधों के लिए एक उत्तरदायी कारण है। अब अंत में हम देख लेंगे कि जो महिला के प्रति अपराध के परिणाम है, महिला के प्रति अपराध के परिणाम की बात कर लेंगे कि जो महिला के प्रति ये सारे अपराध अगर हो रहे हैं तो आखिर उसका परिणाम एक महिला पर क्या पड़ेगा, इसको जान लेंगे। महिला के प्रति अपराध के कारण, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, लिख दें। महिलाओं के प्रति अपराध के परिणाम। तो महिला के प्रति अपराध के परिणाम की अगर हम बात करें तो जिस महिला के साथ जो अभी अपराध आपको बताया, अगर मान लीजिए रेप जैसी घटनाएं हो जाती हैं, एसिड अटैक जैसी घटनाएं हो जाती हैं, छेड़खानी आए दिन होती है, तो इन सब घटनाओं पर महिला जो जिसके ऊपर एसिड अटैक हो गया, रेप हो गया, तो जो महिला कभी शिक्षा ग्रहण करना चाह रही थी, आगे बढ़ना चाह रही थी, महिला सशक्तिकरण की बात कर रही थी, मुख्य धारा में आकर के वो अपने आप को साबित करना चाह रही थी कि हाँ महिलाएं भी बेहतर कर सकती हैं समाज के लिए, जिस महिला के साथ ऐसे अपराध हो जाएंगे तो सोच के देखिए उसके दिल और दिमाग पर कितनी चोट पहुंचती है। मतलब शारीरिक प्रताड़ना के साथ साथ मानसिक प्रताड़ना ऐसी होती है कि फिर वो शिक्षा के नाम से दूर भागने लगती है या मजबूरी हो जाती है। एसिड अटैक महिला को फिर कहाँ वो स्कूल में जाना पसंद करेगी, जिस महिला के साथ रेप हो जाएगा फिर वो कहाँ जाएगी, समाज में घर से बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। जब घर से निकलना ही मुश्किल हो जाता है तो ऐसी महिला
अपने आप को फिर वो सिचुएशन में डाल लेती है जिसको एकांतवाद कहा जाता है। फिर महिला ना किसी से बातें करना, ना किसी के साथ उठना बैठना, वो एक चार दीवारी के अंदर खुद को बंद कर लेती है। और ऐसे में ये भी हो सकता है कि फिर वो महिला ये डिसीजन ले ले कि जब ऐसे जीने से कोई फायदा है ही नहीं, कि जब चार दीवारी के अंदर घुटना ही है, तो क्यों ना इस बोझ भरी जिंदगी को समाप्त ही कर दिया जाए। क्योंकि बोझ ही वो महसूस करती है कि मैं कहीं ऐसा ना हूं कि अपने फैमिली पर, परिवार पर बोझ साबित हो जाऊं। तो ऐसे अपराध एक महिला की सिर्फ शारीरिक और मानसिक टॉर्चर नहीं करते, बल्कि उसके पूरे जीवन को बर्बाद करके रख देते हैं, पूरे उसकी लाइफ को नरक बना देते हैं। तो हमें जरूरत है ऐसे अपराधों को रोकने की, ऐसे अपराधों के लिए हमें उनके रक्षा उपाय, रेमेडीज को लाने की। ठीक है, तो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे कि महिला की समस्या, कल देखेंगे इनके रक्षा उपाय। ठीक है, तो एक आंसर राइटिंग के लिए आप क्वेश्चन लिख लीजिए। भारतीय समाज में महिलाओं की समस्याओं को स्पष्ट करें। भारतीय समाज में महिलाओं की समस्याओं को स्पष्ट करें। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी। 200 शब्द में आपको ये लिखना है। ठीक है, तो द पॉइंट लिखेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, आप लोग जा सकते हैं।